नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने हिमनद के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को लेकर आए हैं जो प्री 2024 के समक्ष में या बोले उसके संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हिमनदों की बात करें तो बात उठती है हिमनद होते क्या है। तो जैसे कि नदी होती है जिसमें पानी का प्रवाह होता है, वैसे ही हिमनदों के बारे में बोला जाता है यह बर्फ की नदी होती है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पर्वतों से नीचे की तरफ उतरती है, या फिर चलता हुआ बर्फ का वो भाग जिसे हम हिमनद कहते हैं। और सबसे अहम बात बता दूं कि हिमनद की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, आप इसको चलता हुआ नहीं देख सकते, यह साल में 1-2 सेंटीमीटर ही गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे की तरफ उतरते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पर्वतों से बर्फ के बड़े से भाग का नीचे आना हिमनद कहलाता है। और आज के समय में लगभग पृथ्वी का 10% भाग हिमनद से ढका हुआ है। और हिमनदों की बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के हिमनद होते हैं। पहला, जिन्हें हम महाद्वीपीय हिमनद यानी कि कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, और दूसरे होते हैं पर्वतीय हिमनद जिन्हें हम माउंटेन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर या फिर वैली ग्लेशियर यानी घाटी हिमनद के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पर्वतीय हिमनद है और ये महाद्वीपीय हिमनद है। वहीं हिमनदों के प्रकार की बात की जाए, जैसा हमने डेजर्ट्स के मरुस्थलों के प्रकारों की बात की थी, तो हिमनद के प्रकार में आइस सीट या आइस कैप की बात आती है, जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे बड़े हिमनदों के आकार नामों में से एक है। और जैसा आप देख सकते हो, एक विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमनद का भाग आइस सीट बोला जाता है यानी कि चादर बोला जाता है। वही कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय हिमनदों की बात करें तो पूरा का पूरा महाद्वीप हिमनद से ढका होता है। और सबसे अहम बात, हिमनद मुख्यतः सतह से लेकर पहाड़ों तक पाए जाते हैं, और हिमनद मुख्यतः उस एरिया में पाए जाते हैं जो स्नो लाइन से ऊपर वाला क्षेत्र होता है। अब बात उठती है स्नो लाइन वाला क्षेत्र क्या होता है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पर्वतों की वह ऊंचाई जिसके पश्चात पानी कभी भी तरल अवस्था में नहीं पाया जाएगा, जबकि ठोस अवस्था में पाया जाएगा, उसे हम स्नो लाइन यानी कि हिम रेखा के नाम से जानते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, हिम रेखा हर स्थान पे अलग अलग होती है। और जैसा हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी अलग अलग तापमान पेटियों में बटी हुई है, जिसमें गर्म तापमान पेटी, शीतोष्ण तापमान पेटी और शीत तापमान पेटी है। यानी विषुवत रेखा के पास तापमान ज्यादा है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपरी अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं यानी ध्रुवों की तरफ, तापमान घटता चला जाता है। इसीलिए सबसे ऊंचा जो हिम रेखा मिलेगा या सबसे ऊंची जो हिम रेखा मिलेगी वो विषुवत रेखा के पास मिलेगी। और जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते चले जाएंगे, हिम रेखा की ऊंचाई घटती चली जाएगी, और लगभग 55-60 डिग्री अक्षांशों के पश्चात हिम रेखा 0 मीटर पे पहुंच जाती है, यानी कि सतह के पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बहुत घटता है। यानी हम बोल सकते हैं हिम रेखा और अक्षांश इनका विपरीत संबंध है। अक्षांश कम होगा, निचले अक्षांशों पे होंगी तो हिम रेखा ऊंचाई पे पाई जाएगी। जब हम ऊपरी अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे तो हिम रेखा नीचे की तरफ उतरती चली जाएगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक को सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर माना जाता है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम पर्वतीय ग्लेशियर, जिनमें कि सियाचिन आता है, रेमो, बैफो, पुनमा, ये सब हिमनद आते हैं। फिर उसके बाद हमारा पिडमाउंट ग्लेशियर आता है, यानी कि वह ग्लेशियर जो पर्वतों के पैर के पास पाए जाते हैं। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध पिडमाउंट ग्लेशियर बोला जाता है वो है अलास्का का मेलास्पिना ग्लेशियर। फिर उसके पश्चात हमारा आता है आइस शेल्फ, यानी कि छज्जे की तरह बर्फ की चट्टान होती है, जो मुख्यतः अंटार्कटिका वगैरह में पाई जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। और फिर उसके बाद आता है हमारे बर्फ के मैदान, आइस फील्ड, जो विस्तृत रूप से जिस क्षेत्र में बर्फ फैला हुआ होता है। अब हम आते हैं हिमनद के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों पे। अब बात होती है सर अपर्दन के द्वारा और जमाव के द्वारा। तो एक बात है हमेशा ध्यान रखना, हिमनद अपर्दन नहीं करता जैसे कि वायु या नदी करती है। हिमनद अपर्दन की जगह उखाड़ता है पत्थरों को,
यानी कि प्लगिंग करता है, क्योंकि ये 3D है, यानी कि 3 डायमेंशनल सॉलिड है, जिसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई है। तो ये पूरा का पूरा सॉलिड मास है। तो जब ये मूव करेगा तो ये पत्थरों को अपने साइड से या फिर बेस से उखाड़ देता है। जैसे आप किसी मैदान में खेल रहे हो और आपको ईंट से चोट लग जाए तो आप उस ईंट को वहां से हटाने की कोशिश करते हो, और जब आप उसे हटाते हो तो उस जगह पे एक डिप्रेशन, गड्ढा बन जाता है। ठीक वैसे ही ग्लेशियर भी करता है, ग्लेशियर प्लगिंग करता है। और इस संदर्भ में सबसे पहला जो स्थलाकृति बनती है वो यू आकार की घाटी बनती है, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हो, जिसमें कि इसका रिजेंबलेंस ठीक यू कैपिटल की तरह होता है, लेटर की तरह होता है, जिसमें इसकी घाटी बहुत तीव्र होती है और बेस इसका प्लेन होता है, क्योंकि ये घिसती हुई जाती है, जिसके कारण इसे हम यू आकार की घाटी का नाम देते हैं। पर्वतीय हिमनद जब घाटी से होकर उतरती है तो उसका आकार बड़ा होने की वजह से वह घाटी को यू आकार बना देती है, और घाटी का ढलान बहुत ही तीव्र होता है, जबकि आधार समतल पाया जाता है। फिर उसके बाद यह मुख्य ग्लेशियर है। अगर इसकी सहायक ग्लेशियर की घाटी इसके ऊपर आ जाएगी तो उसे हम लटकती हुई घाटी यानी कि हैंगिंग ग्लेशियर का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मुख्य ग्लेशियर की जो घाटी होगी वो बहुत गहरी होगी, क्योंकि उसकी मोटाई भी ज्यादा होगी। वहीं जो सहायक ग्लेशियर होगा उसकी घाटी थोड़ी सी कम गहरी होगी, और जब ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएगा, हिमनद पिघल जाएगा, तो यहां एक झरने का निर्माण हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति मुख्य हिमनद की घाटी से अगर सहायक हिमनद की घाटी को देखे उसकी तली से, तो ये सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद की घाटी पे लटकती हुई सी नजर आती है, जिसे हैंगिंग वैली का नाम देते हैं। फिर उसके पश्चात जो नेक्स्ट स्थलाकृति आती है वो आती है हमारी सर्क। अब बात उठती है सर्क क्या है। तो सर्क मुख्यतः बोला जाए तो ये कुछ हमारा पर्वत है, और जब हिमनद उतरेगा तो वो पर्वत के इस भाग को यूं काट देगा, जिसके कारण ये वाला भाग हट जाएगा, और पर्वत जो हमारा है वो एक आर्म चेयर शेप की तरह नजर आएगा, यानी आराम कुर्सी की तरह नजर आएगी, जिसे हम सर्क का नाम देते हैं। और इसी सर्क में जब हिमनद उतरेगा तो यहां से बड़े पत्थर को उखाड़ देगा, जिसके कारण यहां डिप्रेशन बन जाएगा, और इस डिप्रेशन में जब पानी भर जाएगी तो उसी को बोलेंगे सर्क झील। आइए देखते हैं, या फिर टार्न का नाम दिया जाता है। यह होता है पहले सर्क बना, जब ग्लेशियर रिट्रीट कर गया तो उस गड्ढे में पानी भर गया, तो उसे हमने सर्क या सर्क झील या फिर टार्न का नाम दिया। फिर उसके पश्चात हमारा आता है एरिट्रीज। एरिट्रीज में क्या होता है कि जब एक ही पर्वत पे दो सर्क बन जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस प्रकार से, तो जो पर्वत का ऊपरी भाग है वो चाकू के धार की तरह या तलवार के धार की तरह नजर आती है, जिसे हम एरिट्रीज का नाम देते हैं। गौर कीजिए, तो एक यूं उतर गया और एक यूं उतर गया, और इस भाग में एक धारदार घाटी की पर्वत की श्रेणी का निर्माण हो गया, जिसे हमने एरिट्रीज बोला। और एक और बात, अगर एक पर्वत के दो ढाल की बजाय अगर 3 से अधिक सर्क एक साथ एक पर्वत पे मिल जाए तो वो एक अलग सिंगल माउंटेन का फॉर्मेशन करेंगे, या सिंगल पीक का, जिसे हम हॉर्न या पिरामिडिकल पीक यानी कि गिरि श्रृंग का नाम देते हैं। ठीक है, पिरामिडिकल पीक कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें 3, हमेशा ध्यान रखना, 3 या 3 से ज्यादा सर्क होंगे। अगर एक हुआ तो सर्क, 2 हुए तो जो एज बनेगी, धार बनेगी पर्वत की श्रेणी की, उसे बोलेंगे एरिट्रीज। और अगर 3 हो गए तो उसे बोलेंगे हम हॉर्न या फिर पिरामिडिकल पीक।
फिर इसके पश्चात अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो आता है हमारा नूनाटक। याद करो, हमने वायु में पढ़ा था इंसेलबर्ग, जहां एक रेगिस्तान में सिंगल माउंटेन, वैसे ही आइस फील्ड के अंदर जो सिंगल होगा माउंटेन उसे हम बोलेंगे नूनाटक। और उसके पश्चात हमारा आता है क्रैग या टेल, जिसे श्रृंग पूंछ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ग्लेशियर उतरता है तो इधर प्लगिंग करता है, तो ये भाग तोड़ देता है वो, और इस भाग को बहुत ही स्मूथ कर देता है, मुलायम, जिसके कारण रेसिडुअल भाग बन जाता है, यानी पर्वत का एक भाग छूट जाता है, जिसे हम क्रैग या टेल के नाम से जानते हैं, या फिर गिरी मतलब पर्वत, और पूंछ यानी कि पर्वत का एक छोटा सा भाग छूट गया है, उसे गिरी पूंछ के नाम से जानते हैं। फिर उसके पश्चात हम आते हैं हिम सोपान की तरफ, जिसे हम ग्लेशियल स्टेयरकेस का नाम देते हैं। यहां पे जो हिमनद पीछे की तरफ घसका है या रिट्रीट हुआ है, वो चरणबद्ध तरीके में हुआ है, और चरणबद्ध तरीके में होने के कारण यहां पर्वत पे जो कटाई हुई है वो सीढ़ी नुमा कटाई हुई है। अब सीढ़ी नुमा कटाई होने के कारण ये बड़े बड़े स्टेयरकेस की तरह नजर आते हैं, सीढ़ियों की तरह नजर आते हैं, और इन्हें दैत्याकार सोपान या दैत्याकार सीढ़ियों का भी नाम दिया जाता है। और यूरोप में दैत्यों को साइक्लॉप्स के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इन्हें साइक्लोपियन स्टेयरकेस के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी दैत्याकार सीढ़ी, यानी दैत्यों के चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई हैं या बनी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। फिर उसके पश्चात जब ग्लेशियल स्टेयरकेस हमारा आता है, फिर आता है हमारे हिमोड, जिन्हें हम मोरेन्स का नाम देते हैं। अभी तक जो हमने देखा वो तो अपर्दन यानी कि प्लगिंग इरोजन के कारण बनी। अब जो प्लग हुए, इरोड हुए, उनको अब डिपॉजिट किया जाएगा, और इसमें 3 तरीके के मोरेन्स का निर्माण होता है हिमोड का। एक लैटरल, जिसे हम बोलते हैं पार्श्विक हिमोड, टर्मिनल अंतिम या अंतस्थ हिमोड, और मीडियल यानी कि मध्यस्थ हिमोड। कैसे बनते हैं और कैसे दिखते हैं, आइए देखा जाए। यहां हम 2 ग्लेशियर्स को बना रहे हैं, ग्लेशियर 1 और ग्लेशियर 2। इस स्थान पे दोनों मिल जाएंगे। तो जिन पत्थरों का या जिन हिमोड का एक तरीके से जमाव किनारों पे किया जाएगा, इन्हें हम लैटरल मोरेन्स के नाम से जानते हैं। जो बीच में होंगे वो मीडियल, और जो अंतिम में स्नो लाइन के पास पाए जाएंगे उन्हें हम टर्मिनल मोरेन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि एंड अंतस्थ हिमोड के नाम से जानते हैं। लैटरल को पार्श्विक हिमोड बोला जाता है। जो कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे, आपको दिख रहा होगा। लैटरल मोरेन जो साइड में होंगे, मीडियल जो बीच में पाए जाएंगे, और अंतिम में टर्मिनल मोरेन होते हैं। फिर उसके पश्चात हमारा आता है हमक, यानी कि कुबड़ बोल सकते हैं हम इसे, ह्यूमॉक, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये एक ग्लेशियल फील्ड में पाए जाते हैं जहां से हट चुका है ग्लेशियर। और मुख्यतः हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं ये हमें आइस एज के बाद बनने को मिली, क्योंकि आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी बोले तो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, जब पृथ्वी पे लास्ट आइस एज आया था और जो 10,000 वर्ष पूर्व तक चला था, उसके पश्चात इनका निर्माण हुआ है। और ये हजारों सालों का क्रम है, ये आज का नहीं है, ये लंबे समय के अपर्दन और जमाव के परिणाम स्वरूप बने हैं। और इसी क्रम में अगला आता है हमारा ड्रमलिन। ड्रमलिन में जो अवसादों का जमाव किया जाता है ग्लेशियर के द्वारा, हिमनदों के द्वारा, वो अवसाद कुछ छोटे छोटे पहाड़ियों की तरह नजर आते हैं, और ये उल्टी नाव या चम्मच की तरह नजर आते हैं, जैसा आप देख रहे हो। और अगर यही ड्रमलिन अकेले होने की जगह अगर बहुत बड़े एरिया में पाए जाएंगे
तो उसे बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी यानी कि अंडे की टोकरी की स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। जैसा आप इमेज में देख रहे हो, अंडे की टोकरी में भी अंडे इसी प्रकार से बिठाए गए होते हैं, वैसे ही ये भी ऊंचाई से देखने से कुछ ऐसे नजर आते हैं जब बहुत सारे ड्रमलिन एक क्षेत्र में पाई जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है एस्कर्स। एस्कर्स में जो जमाव किया जाता है मुख्यतः दो ग्लेशियर के बीच में जो लाया गया अवसाद होता है, यह जमा किया जाता है और ये एक टेढ़ी मेढ़ी श्रेणी की तरह होती है। आपको प्राइमा फेसी ये दिख रहा होगा कि सर ये तो खेत के अंदर मेढ़ की तरह नजर आ रही है, लेकिन बच्चों ये इमेज ऊंचाई से ली गई है और जानते हो ऊंचाई बढ़ने पे कोई भी वस्तु छोटी हो जाती है। ये मुख्यतः इतने ऊंचे हैं कि ये एक छोटी श्रेणी के बराबर नजर आते हैं और ये हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं, साइनस होते हैं। जैसा अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें, हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने के से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर्स लंबे संकरे लहरदार यानी घुमावदार कटक होते हैं यानी कि रिज होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं यानी कि स्टीप स्लोप्स वाले होते हैं। और फिर उसके पश्चात आता है हमारा केम्स, यानी ये मीठे पानी की छोटी छोटी झीलें होती हैं जिनका निर्माण किया जाता है। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाता है और इस तरह के टीलों को केम्स के नाम से जाना जाता है और इनके बीच में जो मीठे पानी के झील है उनका निर्माण हो जाता है। और कुछ इस तरीके से हमारी हिमनद के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों का एक भाग संक्षिप्त रूप से दिखता है। और हमेशा याद रखना बच्चों, इनके नाम और इनके जो डेफिनेशंस है, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना। फिर से मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर समझाने में या पढ़ने में एक भी शब्द ऊपर या नीचे आपने अधिक या कम पढ़ा तो जानते हुए गलती कर बैठोगे और गलत आंसर टिक कर दोगे, जिससे कि आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने की जगह कट जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, भूगोल एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट और बहुत आसान सब्जेक्ट भी। अगर इसे समझ लो तो, और समझ लिए तो सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही होता है। यह भूगोल की एक कमजोरी भी है। लेकिन नहीं समझे तो भूगोल में से भू हट जाएगा, बाकी केवल बच्चों गोल ही बचेगा। तो चलो खैर, ऐसा नहीं होगा, हमें आपकी योग्यता पे पूर्ण भरोसा है। तो आपसे अगली क्लास में मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण स्थलाकृति के साथ, और वो है चूना पत्थर स्थलाकृति या बोले कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट स्थलाकृति, या जिसे हम भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों का नाम देते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। बने रहिए हमारे साथ प्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।